हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग पता था कि हम नागरिकता पढ़ा रहे थे और नागरिकता वंश तक ख़त्म कर दिए थे कि वंश के आधार पर कैसे नागरिकता दी जाती है। तो वो लाइन का थोड़ा इशू हो गया था, तो जिसके कारण थोड़ा बच गया था। थोड़ा सा ही है, बस 2 पॉइंट है, वो कवर कर लेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट की तरफ चलेंगे आज ही के क्लास में। तो वंश के आधार तक ख़त्म कर दिए थे और बचा था सिर्फ तीसरा नोट करना कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है। पॉइंट भी नोटेड, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में रहते थे लेकिन वो अलग से आते थे और 7 साल से जैसे अधिक हो गया, जैसे कि हमने आपको बताया कि संशोधन हुआ था, उसी के अंतर्गत ये नियम कानून बनाया गया था कि जो लोग बाहर से आए हैं और इंडिया में रह रहे हैं उनको नागरिकता दे दी जाए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्या सभी देश के लोग आएंगे उनको भी नागरिकता दे दी जाए? नहीं। तो यहाँ शर्त ये थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ करके जितने सारे लोग आते हैं उनको नागरिकता दे दी जाए। यहाँ पे नोट करना, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर पहला पॉइंट ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर के क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे जब पाकिस्तान का डिवाइडेड हो गया था 14 अगस्त को, तब बांग्लादेश बन गया था और इन दोनों से इतना हम लोग का क्लोज नहीं था, मतलब औरों देश से जिस तरह का क्लोजिंग उस तरह से नहीं था। इसी कारण जब कहा गया कि नागरिकता जब हमको दी जाएगी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग भी इंडिया में आएंगे उसको हम नागरिकता नहीं देंगे। बाकी बात जितने भी जो लोग देश से आएंगे उसको हम नागरिकता दे जाएं। लेकिन एक शर्त और थी कि उनको 7 वर्ष इंडिया में रहना पड़ेगा, कम से कम 7 वर्ष। कम से कम 7 वर्ष इंडिया में रहना पड़ेगा। सात वर्ष इंडिया में रहना पड़े या 7 वर्ष से वो लोग रह रहे हैं। तीसरा, चौथा था कि जब पंजीकरण के आधार पर दे दिया गया तो अब बचा कि देशीयकरण के आधार पर नागरिकता। देशीयकरण के आधार पर नागरिकता क्या थे कि जो लोग इंडिया से बाहर से आ रहे हैं इंडिया में, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, जैसे मान लो कुछ बौद्ध लोग हैं जो चाइना से इंडिया आ रहे हैं, कुछ ईसाई हैं, सिख हैं, उनको भी हम नागरिकता दे देंगे, बशर्ते कि उनको भारत के बारे में थोड़े से नॉलेज होने चाहिए। नॉलेज में क्या क्या कि उनको भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सेकंड क्या कि 22 जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें से किसी एक भाषा का वो जानता हो, पूरी तरह से परिपूर्ण हो। यहां पे लिखना, संविधान की 8वीं अनुसूची की एक भाषा का ज्ञान हो। दूसरा क्या था कि इनको जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। देशीयकरण मतलब कम से कम कुछ लोग कुछ चीज भारत के बारे में जानते हो, अच्छा ज्ञान हो, अच्छे चरित्र का हो। तीसरा पॉइंट, भारत के बारे में जानते हो। तुम बोलोगे सर अगर कोई नक्सलवादी या माओवादी संगठन अगर आ जाता है, उनको भी अगर एक भाषा का ज्ञान हो, खास के अगर हिंदी का, अगर उनका अच्छा चरित्र है, भारत के बारे में जानते हैं, तो उनको नागरिकता दी जाएगी? नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो लोग अच्छे चरित्र का पहला नंबर नहीं होंगे। दूसरा नंबर की अगर वो भाषा जानते होंगे तो इनके कहने का मतलब है कि इंडिया के जो संविधान है
जिस जिस कैटेगरी में आप रहते हैं उसके अंतर्गत आपको मिलना वो होगा, उसके अंतर्गत तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। और कम से कम इसमें 5 वर्ष आपको रहना पड़ेगा, जो 5 वर्ष से पहले से रहते हैं। इसमें था 14 वर्ष तक, 11 वर्ष। जब आगे आया, जब स्वतः जब जमीन अपना लिया जाता है तो वहां के लोगों को नागरिकता दी जाती है, तो उसमें 5 वर्ष कर दिया गया था। 4 हो गया। 5वां क्या है कि जमीन के द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा, भूमि के द्वारा, जैसे हमने आपको बताया आर्टिकल 2 में कोई राज्य इंडिया में जुड़ता है तो क्या उन लोगों को भी इंडिया का नागरिक होगा? जी हाँ। अगर कोई भी जगह, जैसे मान लो सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जब इंडिया में जुड़ा, तो क्या उनके द्वारा जितने भी सिक्किम में जितने भी लोग हैं उनको नागरिकता दे दी गई? हाँ, दे दी गई, क्योंकि वो इंडिया का भाग है, तो स्वतः ही वो लोग इंडिया के हो जाएंगे। तब 5वां यही कहता है कि भूमि के द्वारा कुछ राज्य अगर भारत में जुड़ते हैं तो वह स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये 5वां हमने पढ़ा दिया नागरिकता के बारे में। अब क्या था कि 3 और बचा था, जिसमें नागरिकता खत्म करने की विधियां थी, वो भी नोट करेंगे। नागरिकता खत्म करने की 3 विधियां हैं। पहला है परित्याग करने पर, परित्याग मीन्स जब आप खुद चाहते हैं कि नहीं, अब हम नागरिकता के थ्रू नहीं रहेंगे, अब हमको परित्याग चाहिए, तो उस कैटेगरी में आपको हटा दिया जाएगा जब आप खुद करते हैं। दूसरा क्या था कि संविधान का उल्लंघन करने पर, या कोई आप ऐसे कार्य करते हैं जिसके अंतर्गत सरकार को लगेगा कि नहीं, ये नागरिक कैटेगरी के नहीं आएंगे। संविधान का उल्लंघन करने पर, तीसरा था पहला परित्याग करना, दूसरा संविधान का, तीसरा जब सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर दे। नागरिकता यहीं तक था। 1-2 टॉपिक और है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या पूछता, क्या क्या कह रहा है। सीए क्या था कि इनको 2019 में पारित किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही लाया गया था, लाया नहीं, संसद से पास किया गया था। ये ऐसा बिल था कि कुछ लोग इंडिया में ऐसे रह रहे थे जो अल्पसंख्यक वर्ग के थे, जैसे मान लो कि ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, सिख, ये 5 ऐसे थे जो बहुत अल्पसंख्यक वर्ग के थे, तो इन पर प्रताड़ित बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो ये लोग अलग अलग देश से आकर के अल्पसंख्यक वर्ग के इंडिया में रहने लगे। तो सरकार इसी के लिए बिल लाया था कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं,
जैसे जैसे मैं हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख, अल्पसंख्यक वर्गों को नागरिकता, और ये लोग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों से आ रहे थे। तो जब सीएए आया तो इस पर बहुत सारा विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ कि लोगों का कहना था कि मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोग कि इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं ऐड किया गया। तो आपका भी क्वेश्चन होगा कि सर इसमें सीएए में हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख, ये 5 प्रकार के जो धर्म है इनको नागरिकता दे दी जाएगी अल्पसंख्यक वर्ग के, लेकिन अगर मुस्लिम लोग आएंगे तो उनको क्यों नहीं नागरिकता देंगे। आपका भी मन में क्वेश्चन आया कि मुस्लिम को क्यों नहीं दी जाए, कि यहाँ पे तो सर मुस्लिम को अगर नहीं देते तो हम लोग भी पाकिस्तान की जैसा सोच रखते हैं। नहीं, क्यों नहीं देंगे, इसका एक ही जवाब है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों जो ऐसा देश है, ईसाई धर्म यानी जो मुस्लिम धर्म समुदाय के देश है, यहाँ अधिकतर मुस्लिम लोग हैं। भारत सभी समुदाय के देश है, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के देश है। इसलिए सरकार ने मुस्लिम को इस कैटेगरी में नहीं लाया। इसीलिए इंडिया में बहुत सारा विरोध किया गया था। सीएए जब 2019 में लागू किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनके विपरीत बहुत सारा विरोध किया गया था, लेकिन उनके डायरेक्ट कर दिया था कि एनआरसी के थ्रू नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए। एनआरसी था कि नेशनल रजिस्टर, जिसमें आप अगर इंडिया के नागरिक हैं तो आपका नाम इसमें होना तय है। अगर आप एनआरसी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप इंडिया के नागरिक नहीं हैं। तो यही कहा गया था। ये सब एग्जाम के पॉइंट व्यू में, लेकिन इसमें से ये आया था 2019 में, तो इसलिए हम पढ़ा देते हैं। सीए पढ़ा दिए। अब बच गया कि भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। व्हाट इज फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार जो किसी भी नागरिक को अपने जीने का अधिकार देता है। कुछ ऐसे अधिकार देते हैं जिनके अंतर्गत वो अपने जीवन यापन कर सके, कहीं भी जा सके। भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार 12 से 35। मूल अधिकार आने से पहले मूल अधिकार होता क्या? मूल अधिकार किसी भी देश के, आप जिस देश में रहते हैं वहां के आपको कुछ अधिकार मालूम होने चाहिए। कुछ ऐसे अधिकार जो आपको सरकार के द्वारा दिया हो गया, जैसे में कि आपको बोलने का अधिकार, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, वो सब मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यही कहा जाता है। आर्टिकल 12 क्या कहता है कि आर्टिकल 12 में छोटा सा लिखना कि राज्य की परिभाषा। हम आपसे राज्य पूछे तो आप राज्य से क्या समझते हैं? राज्य यहाँ वो राज्य नहीं है जो भारत में 28 राज्य है। राज्य 12 आर्टिकल 12 में ही इसलिए परिभाषित किया गया क्योंकि आर्टिकल 12 के बाद जितने भी हम 14 से 35 तक आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें ऐसे ऐसे संवैधानिक आयोग आएंगे, जैसे कि सांसद, केंद्र मंत्रालय, राज्य मंत्रालय, ऐसे ऐसे आयोग जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए राज्य की परिभाषा, राज्य वो सारे हुए जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक होते हैं। जैसे एनजीओ वो गैर संवैधानिक हो गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब संवैधानिक के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य के अंतर्गत उसी लोग परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अल्पीकरण का सिद्धांत, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं कि अल्पीकरण का सिद्धांत क्या कहता है। अल्पीकरण का सिद्धांत आप दो भाषा समझिए। पहला ये कि आप इस तरह कोई कानून नहीं बनाइए जिससे अगला आदमी का जो भी मूल अधिकार है उसको परिभाषा या दिक्कत करे, या आप ऐसा कोई काम नहीं करिए कि अगला आदमी का उल्लंघन हो कोई भी कानून। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं पिछले क्लास से कि उपासना की स्वतंत्रता जैसे हमें प्रेमबल में दिया गया है, तो आपका ये मतलब थोड़ी है कि हम उठे और नमाज पढ़ने के लिए हाईवे पे बैठ गए। हाईवे पर अगर आप बैठते हैं तो आप ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है कि आप हाईवे पे बैठ सकते हैं, आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगला आदमी जो है, जो भी एनएच से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं इमरजेंसी होगी, एम्बुलेंस होगी, उनका अधिकार तो निलंबन हो रहा है। तो सरकार यही कहती है कि आप ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाइए जिससे अगले आदमी का नियम उल्लंघन हो या जीरो हो। यही आर्टिकल 13 कहता है। अल्पीकरण का यही मतलब होता है कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाए जिससे अगला आदमी को दिक्कत हो। इसमें बहुत सारी बहस भी हुई थी, लेकिन फिर कहा गया था आप बनाइए, लेकिन इसको कॉलन में जोड़ लीजिए। आप मूल ढांचे में इसको परिभाषित नहीं कीजिए, मूल ढांचे को आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए। ऐसा कोई कानून नहीं बनाए ताकि वे किसी और के मूल अधिकार का उल्लंघन हो। आर्टिकल 12 और 13 ये भी किसी चीज के अंतर्गत नहीं आते हैं। आज क्लास फास्ट है क्योंकि आज बहुत सारा टॉपिक खत्म करना है इसी क्लास के अंतर्गत। अगला है समानता का अधिकार। पॉइंट नोट करिएगा, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18, ये 4 आर्टिकल हम आराम से पढ़ते हैं कि क्या। पहला था आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। दोनों भाषा से समझिए कि इनका संविधान में उल्लेख कैसे किस तरह से किया गया। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि आप अगर किसी को भी नियम कानून के दायरे में रखते हैं तो सभी को बराबर नियम कानून के हिसाब से रखिए। मतलब अगर किसी को न्याय दिया जाएगा तो वो सभी को बराबर न्याय दिया जाएगा, किसी को आगे और किसी को पीछे। ये नहीं कि वो आदमी अमीर है या वो किसी बड़े पैसे वाले हैं तो उसको न्याय थोड़ा कम दिया जाएगा और जो गरीब कैटेगरी के उनको बहुत ज्यादा दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत कहा गया था कि सभी को बराबर हकदार है न्याय के अंतर्गत। और विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब था कि किसी के संविधान जो है वो अपने नियम पर चलेगा, किसी का कोई इसको चलाएगा नहीं। मतलब कोई पैसे वाला किसी के बाप का जागीरदार नहीं है। विधि के समान संरक्षण ये संविधान के अनुसार चलेगा, यही बोला गया था इसमें। विधिक समक्ष समानता का मतलब है कानून सबके लिए बराबर है। और विधि के समक्ष समानता ये सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुसार चलेगा, किसी नागरिक के तहत नहीं। संविधान के द्वारा चलाया जाएगा।
आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक पे हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो। आप कैसे भी कहीं भी ऐसे संस्थानिक, चाहे वो संस्थानिक हो या गैर संस्थानिक हो, जैसे बैंक में ये नहीं जाएंगे कि ये महिला है तो इनको पहले कर दे, और ये वो मानव के द्वारा किया गया एक कार्य होता है कि उन महिला है तो इनको पहले कर दिया जाए। इसमें डायरेक्ट लिखा गया कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप कहीं भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, खास के समाज के अंतर्गत, कि वो लड़का है तो बाहर पढ़ने जाएगा, लड़की है तो बाहर पढ़ने नहीं जाएगी। दैट्स पॉइंट। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 क्या था कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर की समानता थी कि मतलब सारे लोग को न एक बराबर मानना है, मतलब अगर फॉर्म आती है, वैकेंसी आती है तो सारे लोगों को बराबर दिया जाए। तो मेरा से एक ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर सबको बराबर ही दिया जाता तो जब फॉर्म आती है, कोई भी आयोग फॉर्म डालता है तो वो कैटेगराइज करके फॉर्म क्यों देता है, एससी का इतना पोस्ट, एसटी का इतना पोस्ट, ओबीसी का इतना पोस्ट। लेकिन 16 में डायरेक्ट लिखा गया कि लोक नियोजन की स्वतंत्रता, मतलब अवसर की समानता, सबको बराबर अवसर मिले। लेकिन यहां तो लिख दिया, लेकिन 16 के आगे कॉलम जो बनाया गया 16(4), उसमें लिखा गया कि कुछ जाति ऐसे थे जिनको नीचे दबा के रखा गया था पिछले समय से, तो उन्हीं के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन लोगों करके ऊपर उठाने के लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था करती है। आरक्षण भी अगर पूछा जाएगा तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत, अवसर की समानता भी पूछी जाएगी तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत। बस अगर आरक्षण पूछ दो तो आर्टिकल 16 का कॉलम 4, अगर अवसर की समानता पूछ दे तो आर्टिकल 16। लोक नियोजन में अवसर की समानता। एक कॉलम नोट करना, 16 का 4, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आरक्षण की व्यवस्था। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या था कि छुआछूत का अंत। तो एक फिर क्वेश्चन आता है कि सर आर्टिकल में भी तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते थे, क्या 17 में भी वही है? नहीं, इसमें था कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप सामाजिक में तौर पे कहीं भी अगर काम करते तो वहां पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। यहां था कि आर्टिकल 17, इसमें छुआछूत का अंत और अस्पृश्यता का अंत। मीन्स कुछ लोग ऐसे थे, हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के आधार पर 4 लोगों को कैटेगराइज किया गया था। उन लोगों को क्रम के आधार पर बांटा गया था, लेकिन वो लोग फिर आगे चल करके बोले क्या, सो हम बड़े लोग हैं। मीन्स बड़े लोग इस तरह के नहीं, मीन्स बोलो कि हम बड़े लोग हैं, पैसे से बड़े लोग हैं। सो अगर कुछ धोबी, चमार या कोई अन्य जात आते हैं तो उन लोगों को, दलित लोगों को, उन लोगों के पास जगह नहीं थी। दलित लोग अगर चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे उस समय। चप्पल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उनको इतना प्रताड़ित किया गया था क्योंकि वो दलित वर्ग के थे।
इसलिए वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत गया था कि छुआछूत का पूरी तरह से अंत हो जाना चाहिए। इसमें लिखना अस्पृश्यता का अंत। मीन्स छुआछूत। आर्टिकल 18 क्या था? आर्टिकल 18 था उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मीन्स अगर आपको कोई भी उपाधि जैसे फॉरेन कंट्री से मिलती है, जैसे मान लो कि पहले के लोग लगाते थे कि राजा हरिश्चंद्र, सब अपने अपने लोग में राजा, हरीश, लॉर्ड विलियम कुछ लगा लेते थे। तो यही के लिए लाया गया था कि आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और है कि अगर जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो अपने साथ डॉक्टर क्यों लगाते हैं? अगर उपाधियों का अंत इसमें लिखा गया तो डॉक्टर क्यों लगाते हैं? कोई पीएचडी कर लेता है तो वो अपने साथ डॉक्टर क्यों लगाता है? क्योंकि संविधान में कहा गया है कि वो लोग अपने मेहनत के बदौलत कुछ किए हैं, इसीलिए वो लोग लगा सकते हैं। सिर्फ 3 ही लोगों को छूट, एक डॉक्टर, पीएचडी और कुछ मिलिट्री लोग हैं, वो लगा सकते हैं बस। फिर एक क्वेश्चन और उठता है कि जिसको भारत रत्न मिलता है उनको, जिनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलता है उनको, तो वो भी नहीं। ये जब मामला उठा था, जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक टाइटल नहीं है, ये एक अवार्ड है, पुरस्कार है। पद्म श्री एक पुरस्कार है। कोई आदमी ये नहीं लगा सकता कि पद्म श्री श्री कृष्ण सिंह। इसीलिए इनको भी रद्द कर दिया गया था कि आप पद्म श्री भी नहीं लगा सकते हैं। 3 ही लोग को छोड़ते हैं, एक मिलिट्री वाले को, और वो भी इंडिया के अंदर होंगे वही। फॉरेन कंट्री से अगर आपको कोई भी उपाधि लगते हैं तो आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसमें इतना ही था कि उपाधियों का अंत। पहला पॉइंट तो पहले। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 से 22 था। आर्टिकल 19 सिर्फ आर्टिकल 19 नहीं है, आर्टिकल 19 में 6 कॉलम बनाया गया है जो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो लिखना बारी बारी से। आर्टिकल 19 का ए में क्या था कि बोलने की स्वतंत्रता। अगर आप बोल रहे हैं तो आप बोलने का भी अधिकार आर्टिकल 19 के ए के तहत दिया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता। बी में था कि आप कहीं भी संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता थी। सी था संघ बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी बनाने की स्वतंत्रता। संगठन मीन्स क्या हुआ? आर्टिकल 19 बी के अंतर्गत कि संगठन बनाने का तो अधिकार दे दिया है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप पिस्टल उठाए और बंदूक गोली उठाए और रोड पे चल दिया संगठन बनाने लगे। ऐसा नहीं है। आराम से आप संगठन बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन आप करिए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। ये नहीं आप उठे और एकदम भाला गल्ली उठाए नेता की तरह और लगा दिए रोड पर कि अब जो होगा देख लेंगे, सरकार से हम फरिया लेंगे। ऐसे नहीं।
हाईकोर्ट का मामला है, कार्यपालिका फिर होगी, फिर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अपना अपना अंग है, सब अपना कार्य करेंगे। आर्टिकल 19 एक तहत यही तो दिया गया था। अगला था कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। अब ये नहीं कि मतलब बिना टिकट कटाए हम घूम सकते हैं, आप घूम सकते हैं, लेकिन आपको घूमने का अधिकार है आर्टिकल 19 के डी के अंतर्गत। एक मिनट लिखते हैं, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। फिर से एक बार समझिए कि आर्टिकल 19 का एक क्या कहता है कि बोलने का स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं। आर्टिकल 19 का बी कहता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्वक तरह से संगठन बनाइए। आर्टिकल 19 का सी कहता है सहकारी बनाने की स्वतंत्रता, आप कामकाज या कोई ऐसा छोटा सा कार्य वो स्टार्ट कर सकते हैं सहकारी के अंतर्गत। डी था कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, आप घूम सकते हैं, बेफिक्र घूम सकते हैं। 19 डी के ई के अंतर्गत कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। अब ये नहीं कि सरकारी जमीन पे आप जाके बस गए, बस सकते हैं, लेकिन जब तक उस पर सरकार कोई उपाय नहीं उठाए तब तक। लेकिन अगर सरकार फिर चाहेगी कि नहीं ये सरकार के अंतर्गत है, तो आपको वहां से फिर छोड़ना पड़ेगा। देखते होंगे आप गांव मोहल्ला में कि कुछ लोग आते हैं तो वो टेंट लगा करके रहते हैं, कुछ दिन फिर चले जाते हैं। उन लोगों का अधिकार है 19 ई के अंतर्गत कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। हमारे राजनेता लोग बुद्धिमान थे तब तो सभी को बराबर कैटेगराइज किए हैं। 19 एफ में कहा गया है व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप फ्री तरीके से आप व्यापार कर सकते हैं इंडिया में कहीं भी। अगर आप इंडिया के मूल नागरिक हैं तब। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि आप गिरफ्तारी होने से पहले कुछ जो संरक्षण दिया जाता है उससे रिलेटेड है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको उसी कानून के आधार पर, मीन्स जो व्यक्ति जिस वक्त कानून अपराध किया था तो उस वक्त जो लॉ था उसी के आधार पर उसको फांसी की सजा या कोई भी न्याय होगा वो दिया जाएगा। मीन्स कहने का मतलब था कि ये आप नहीं कर सकते कि अगर वो लड़का 5 साल पहले मर्डर किया किसी का तो उस वक्त अगर उन पे कारावास की सजा थी, मीन्स आजीवन कारावास की सजा थी, अगर आज के डेट में उसमें संशोधन करके मृत्युदंड को अगर फांसी की सजा कर दी गई तो उनको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। कानून भी उसी के आधार पर जिस वक्त वो मर्डर किया था, 5 साल पहले जो कानून था उसी के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। और जो एक बार करेगा उसको एक ही बार के बराबर उनको कानून, ये नहीं कि अगर एक बार वो कर दिया तो फिर उसको दोबारा दिया जाएगा। आर्टिकल 20 यही था कि कानून उस समय के न्याय उस समय के आधार पर दिया जाएगा जिस वक्त वो गलती किया हो।
एक बार अपराध करने पर उस वक्त एक ही सजा दी जाएगी। एक बार अपराध करने पर एक ही बार सजा का मतलब ये हुआ कि आप एक बार वो लड़का अपराध कर लिया तो उसको दोबारा ये नहीं बोला जाए कि आपने ये अपराध किया है तो इसके अंतर्गत फिर आपको न्याय दिया जाएगा। आर्टिकल 20 ये था। आर्टिकल 21 आज हमने आपको सेकंड क्लास या थर्ड क्लास जब पढ़ाया था तो आर्टिकल 21 की परिभाषा दिया था कि अगर आपको इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसमें ऐसे सारे अधिकार मान लो जो आप निजी जिंदगी में प्रत्येक दिन करते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात, बोलने का अधिकार, सोने का अधिकार, खाने का अधिकार। अगर आपको आपकी मनपसंद लड़की से शादी करने का अधिकार है तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसमें लिख लेना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सोने का अधिकार है तो इसी के अंतर्गत। आप ये नहीं बोल सकते कि पिताजी हम सोए हुए हैं तो पिताजी हमको नहीं उठा सकते हैं। 2 लठ आएंगे उधर से 2 लठ देंगे, बेटा उठो आ जाओ खेत में काम करो। क्यों? क्योंकि उनका भी अधिकार है। आप उसके घर में रह रहे हैं, आप उनके यहाँ खाना खा रहे हैं, तो उनका भी अधिकार है बोलने का। इसमें एग्जाम्पल लिखना है मनपसंद लड़की से शादी करने का अधिकार। अब ये नहीं कि आप नाबालिग हैं, पापा को बोले पापा हमको लड़की पसंद है, हमको शादी करवा दीजिए, ऐसा नहीं। आप बालिग होने चाहिए और तब आपको शादी। ये नहीं नाबालिग है, पिताजी हमको वो पसंद है, हमको शादी करवा दीजिए। पिताजी उधर से निकाले पिस्टल मार दिए 2 गोली। दूसरा है सोने का अधिकार। जीवन के अंतर्गत, निजी जीवन के अंतर्गत जो भी कुछ दिया गया वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आते हैं। अब संविधान तो बन गया, यहां तक तो हम पढ़ाए जिसमें कोई भी कॉलन नहीं था। आर्टिकल 21A में जब संविधान में संशोधन किया गया तो इसमें एक चीज और जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं, पहले ये फंडामेंटल राइट में थे, फंडामेंटल ड्यूटीज में, लेकिन अब इसको फंडामेंटल राइट कर दिया कि 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क सहायता दी जाएगी। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। पर अगर उनको शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो क्या सभी के पास उतना पैसा, उतना आर्थिक मदद है कि कर देंगे? तो न्यायालय ये भी कहा था कि इनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को होगी। तभी आप देख रहे होंगे कि 8 क्लास तक, 10 क्लास तक फ्री पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूल। इसीलिए है कि 6 से 14 वर्ष तक यानी मैट्रिक तक जो भी उनको पोशाक का पैसा, आहार का पैसा, सब कुछ दिया जाता है, परिवहन का पैसा सब कुछ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने की राज्य को जिम्मेदारी दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इक्कीस ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा सहायता। छियासवें संविधान संशोधन 2002। अब एक लास्ट बच गया 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है?
22 ये है कि आपको गिरफ्तारी, जब आपको गिरफ्तारी, भगवान न करे कि ऐसा हो, अगर आपको गिरफ्तारी होती है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट इशू करे कि आपके नाम पर वारंट इशू है, आप थाने आइए। सेकेंड, आपको ये जरूर सहायता दिया गया है कि आप अपनी मनपसंद वकील रख सकते हैं। तीसरा, एक क्वेश्चन और बनता है कि अभी हाल ही फिलहाल में पटना के टीचर हैं SK झा, उनको डिटेन कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि कुछ नेता लोग आने वाले थे, तो उनको लगता है कि शक के आधार पर पकड़ लिए थे कि ये लोग आंदोलन करने लगेंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब इलेक्शन होने वाले रहेंगे या कोई अच्छे VIP नेता आने वाले होंगे तो कुछ ऐसे लोगों को डिटेन कर लिया जाता है जो जिनको डाउट लगता है, पुलिस को डाउट लगता है कि ये कुछ करेंगे। तो आर्टिकल 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी करने से पहले वारंट इशू, दूसरा, आप मनपसंद वकील रख सकते हैं। ये नहीं कि सरकार किसी वकील, ऐसे वकील को दे दे जिसको कुछ आता ही नहीं, जो कभी आज तक एक केस नहीं लड़ा हुआ हो। इसीलिए ये अधिकार आपको दिया गया है कि आप मनपसंद वकील रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको डिटेन कर लिया जाता है तो मिनिमम आपको कितने दिन तक रख सकते हैं और मैक्सिमम कितने दिन तक रख सकते हैं। अगर आपको शक के आधार पर पकड़ा जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर भी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं यह मामला गंभीर है तो आपको 6 माह अधिकतम रखा जाएगा शक के आधार पे। शक के आधार पे आपको 6 माह तक रखा जाएगा। हमने 21-22 पढ़ा दिया, आपको 14 से लेकर के 22 तक। अब जो बचा वो हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल राइट पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हालांकि क्लास लंबा नहीं होगा, हम थोड़ा स्पीड में गिर दिए हैं। कल जो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसमें बंदी प्रत्यक्षकरण, प्रतिसेरण, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस संविधान को जलाने में मदद करूँ, संविधान को जला दूंगा अगर इस एक्ट को किसी ने छेड़छाड़ किया तो चलिए मिलते हैं फिर, गुड बाय।